अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, कुछ शक्लें मेरे सामने बैठी हैं जिंदा, जो हैं मुर्दों जैसे ही, क्योंकि पढ़ चढ़ के कोई नहीं आए, और जो कैमरे के उस पार हैं। जितनी मेहनत अभी बेसिक रिवीजन में आपने कर ली है अगर, तो वो सीफैब लेवल पे काफी है। अब आपको एक्स्ट्रा चीजें सिखानी है, यानी वो जो मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट्स बताई है ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो गई, इंपेयरमेंट हो गई, इंटर कंपनी बैलेंसेज हो गए, यूआरपी, ये वही है जो कैफ लेवल का है। यानी ये वाली चीजें हम सारी कर चुके हुए हैं। मैक्सिमम और क्या है, एक तो मैंने कुछ नाम लिए थे। कॉम्प्लेक्स ग्रुप एक चीज है, एक डिस्पोजल है कि हम सब्सिडरी बेचा करेंगे, फिर एक है कि हम मजीद खरीदा करेंगे, फिर एक है कि हमने कोई फॉरेन सब्सिडरी बनाई होगी, और एक चीज है कैश फ्लो। ये नई चीजें हैं। एडजस्टमेंट्स का जहां तक ताल्लुक है वो उतनी ही है जितनी कर ली हुई है। अब आप देखेंगे हर सवाल में वही एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी, बल्कि सीफैब लेवल पे 3-4 एडजस्टमेंट्स हैं जो टेस्ट हो रही होती हैं, बाकी टेस्ट नहीं हो रही होती। तो जितने आईएएस अब तक पढ़े उनसे काम चल जाएगा। एक आधा है जो आपको अभी नहीं पढ़ाया हुआ, तो वो मैं सिर्फ सवाल कराते हुए जितना टपा दूं, तो जब पढ़ लेंगे, जैसे लीजेस है, आईएएस 12 है, जब मैं प्रॉपरली पढ़ा दूंगा तो वो जो भी सवाल में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तब पूरी हो जाएगी। अदरवाइज कंसोलिडेशन इंशाल्लाह हम पूरी कर सकते हैं। ये एक नई चीज है जो कैफ लेवल पे नहीं है, जॉइंट अरेंजमेंट्स। नोट्स अपलोड किए मैं आपको, ये जो भी फिजिकल पेजेस दिए हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसमें ज्यादा डिस्कशन इस बात पे की हुई है कि कंट्रोल है या नहीं है। तो अभी तक की टेस्टिंग जो है, और मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसा ही होगा, अभी तक की टेस्टिंग न्यूमेरिकल ही है। यानी 25 नंबर का सवाल आता है, कभी वो 25 से 22-23 भी हो जाता है, 26 भी हो सकता है, 30 भी आ चुका हुआ है, बल्कि बहुत पुरानी बातें हैं, 45 नंबर तक भी कंसोलिडेशन से टेस्ट होते रहे हैं कुछ 7-8 साल पहले। तो अभी तक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको एसओएफपी ज्यादा टेस्ट होती है, एसओसीआई 2-3 दफा टेस्ट हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। अभी तक न्यूमेरिकल सवाल ही आता है। मुझे उम्मीद आगे भी यही है कि न्यूमेरिकल सवाल ही होगा, लेकिन स्टैंडर्ड आई रिकमेंड कि आप पढ़ जरूर लीजिएगा एक दफा। स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, मैंने एक दफा नाम लिखे थे। IFRS 3 है, IS 27 है, IFRS 10 है, IS 28 है। ये वो चीजें हैं जो हम अब तक पढ़ चुके हुए हैं। IFRS 3, IFRS 10 ये कंसोलिडेशन को टिपिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। IS 27 में अब कुछ रह नहीं गया खास। IS 28 वो है जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, एसोसिएट इक्विटी मेथड। ये है जो हम लोग न्यूमेरिकली डिस्कस कर चुके हुए हैं। आई इनकरेज कि आप लोग वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड एक बार नजर से गुजार जरूर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक उस पर न्यूमेरिकल सवाल के अलावा आया नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन उन स्टैंडर्ड्स में ज्यादा डिस्कशन कंट्रोल की है कि कंट्रोल कब स्टैब्लिश होता है। अभी तक हमने जो सीखा है, न्यूमेरिकल इंडिकेशन क्या है कंट्रोल की, 50% से ज्यादा, 50% नहीं 50% से ज्यादा। और लास्ट टाइम मैंने एसोसिएट की क्या बताई थी, 20% या उससे ज्यादा। तो अभी तक ये न्यूमेरिकल इंडिकेशन है, वरना कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये उन स्टैंडर्ड्स में डिस्कस हुए हैं कि कब कंट्रोल होता है, कब कंट्रोल नहीं होता है। तो आप एक बार नजर से गुजार लें तो अच्छा है, नहीं आपकी मर्जी है, लेकिन एक दफा स्टैंडर्ड नजर से गुजार लें तो फायदा हो जाएगा। तो इसी तरह इस स्टैंडर्ड में भी गहराइयां हैं ज्यादा। जैसे इसमें खास तौर पे जिनको स्टैंडर्ड पढ़ने का शौक हो, IFRS 11 में एक तो वैसे IS के अंदर एग्जांपल्स हैं, दूसरा इसका एक सेक्शन होता है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के नाम से, जो मैं साथ साथ स्टैंडर्ड्स में आपको करवाता रहा हूं। ये जो मैंने अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं ना, इनमें से काफी सारे मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल से कॉपी किए होते हैं। खासतौर पे IFRS 2 एक होता था, कुछ का आजकल भी होता है, पूछ रहे होते हैं, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट। तो उसमें मैंने काफी सारे सवाल जो है ना वो ओरिजिनल एग्जांपल्स ही IS की डाली हुई है। तो वो इस टॉपिक को एक बार पढ़ लें आप लोग,
IFRS 11 से। वो न्यूमेरिकल में तो नहीं टेस्ट होने वाली चीज है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में हो सकता है। जैसे जॉइंट अरेंजमेंट में एक चीज सिखानी है आपको, जॉइंट कंट्रोल, कि क्या जॉइंट कंट्रोल है कि नहीं है, ये होगा तो जॉइंट कंट्रोल है, ये होगा तो नहीं होगा। तो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के तौर पे एहतियातन आप ये IAS पढ़ लीजिएगा। मैं न्यूमेरिकल कवर सारा करवा रहा हूं। जॉइंट अरेंजमेंट होता क्या है? जॉइंट अरेंजमेंट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, और हो सकता है वो किसी कंपनी की शक्ल में हो, बल्कि नहीं, इससे पहले कुछ और कह देता हूं। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप, पार्टीज कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करती है ना, उसमें हर एक की राइट्स ड्यूटीज वो तय होते हैं। जरूरी नहीं हर एक के बराबर हो, फर्क भी हो सकते हैं। तो ये तकरीबन पार्टनरशिप की तरह का कॉन्सेप्ट है जॉइंट अरेंजमेंट। हो सकता है एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो जाए, एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो जाए, उसको कहते हैं स्पेशल व्हीकल, स्पेशल व्हीकल। और हो सकता है कोई सेपरेट एंटिटी क्रिएट ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे राइज और पैक। अगर ये दोनों अभी अलग अलग एंटिटीज हैं, मतलब राइज एक अलहदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पैक एक अलहदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन हो सकता है ये मिलके एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें बीकॉम एमकॉम से रिलेटेड, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर हेडिंग हो कि ये राइज और पैक का एक ज्वाइंट वेंचर है, एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अब उस प्रोजेक्ट के लिए क्या करेंगे? एक नया कैंपस खरीद लेंगे, उसके नए फर्नीचर वगैरह सब अरेंज करेंगे। उस कैंपस की कोई अलहदा कंपनी नहीं जरूरी बनाया हो, बस उनका एक आपस का एक एग्रीमेंट है। ये होता है ज्वाइंट ऑपरेशंस। और अगर एक सेपरेट कंपनी बना ली जाए जिसके शेयर्स बनाए जाएं, कुछ शेयर्स पैक के पास हो, कुछ शेयर्स राइस के पास हो, तो उसको बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लिखा हुआ भी पढ़ा देता हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझें, दोबारा सुने। जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, कि पार्टीज आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक परफॉर्म करके एक बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट अरेंजमेंट का। हो सकता है इसके लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाए वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करके किया जाए, उसको स्पेशल व्हीकल कहते हैं। हो सकता है कोई सेपरेट लीगल एंटिटी ना क्रिएट की जाए। अगर कोई सेपरेट एंटिटी क्रिएट नहीं की गई, जैसे हमने मिसाल दी थी कि पैक वाले और राइस वाले अगर एक एमकॉम का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसकी हेडिंग भी लगाते हैं कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ पैक एंड राइस, और उसके लिए गार्डन टाउन में एक बिल्डिंग ले लेते हैं। अब वो जो बिल्डिंग ली होगी, वहां पर बीकॉम एमकॉम की क्लासेस चल रही होंगी, वो बिल्डिंग फिजिकली तो एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन उसका कोई सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि उस बिल्डिंग की कोई कंपनी बनाई, ऐसा नहीं है। बस एक बिल्डिंग ली, दोनों की मैनेजमेंट उसको को मैनेज कर रही है, तो उस बिल्डिंग को बोला जाएगा जॉइंट ऑपरेशन, ऑपरेशन। लेकिन अगर ये दोनों मिलके कंपनी बना दें और उस कंपनी का नाम रखें कोई, और वो जो MBA एमकॉम वाला कैंपस खोलना था वो उस कंपनी का कैंपस हो, और उस कंपनी के शेयर्स हो, और वो शेयर्स में से शेयर होल्डिंग पैक के पास हो, शेयर होल्डिंग राइस के पास हो, अब वो प्रोजेक्ट कहलाएगा जॉइंट वेंचर। ये वेंचर ऑपरेशन में फर्क है, और इन दोनों को ओवरऑल ज्वाइंट अरेंजमेंट कहते हैं। तो ज्वाइंट अरेंजमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत कोई ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट किया जा रहा है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान। अगर उन पार्टीज के एसेट्स और लायबिलिटीज में शेयर्स हैं, शेयर्स में शेयर्स वाले शेयर्स नहीं कह रहा, वैसे शेयर बोल रहा हूं, हिस्सा, शेयर नहीं कहा मैंने, ऑर्डिनरी शेयर वाला शेयर नहीं बोला, हिस्सा। कि अगर दोनों पार्टीज पैक और राइस, इनका उसमें हिस्सा है, पैक वाले कहें कि ये फिजिकल जो एसेट्स हैं इनमें से 70% हमारे, 30% आपके, जो बिजली का खर्चा वो हम बियर करेंगे, जो टीचर का खर्चा वो बियर करेंगे। अब क्या हुआ? हिस्से तय हो गए, ये जॉइंट ऑपरेशंस हैं। और अगर उन्होंने एक कंपनी क्रिएट कर ली जिस कंपनी के पैक और राइस वाले शेयर होल्डर बन गए, और वो बिल्डिंग, फर्नीचर, सारा कुछ उस कंपनी का, तो इसको जॉइंट वेंचर बोलेंगे। अगर जॉइंट वेंचर है तो जो दोनों पार्टीज हैं, अच्छा दो जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो वेंचरर कहलाते हैं। और अगर वो जॉइंट ऑपरेशन है तो वो दोनों ऑपरेटर कहलाते हैं। ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको समझ आ रही बात? नहीं? ऑपरेशंस और वेंचर में फर्क पता चला? है दोनों जॉइंट अरेंजमेंट, लेकिन फर्क है इनकी लीगल हैसियत का। अगर एक कंपनी बनाई गई है और पैक और राइस वाले उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और फिर वो कंपनी जाने के उसने कौन कौन से एसेट्स खरीदने हैं, तो फिर ये जॉइंट वेंचर है। और अगर राइस और पैक
एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज में हिस्सेदार बन रहे हैं, तो फिर ये जॉइंट ऑपरेशंस है। दोनों की अकाउंटिंग में फर्क है, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले पेज के ऊपर जो शुरू में 2-3 लाइनें लिखी हैं ये बता दी आपको, फिर उसके नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं, ये बता दिया आपको। पेज नंबर 1 पूरा पढ़ लें, इसमें जॉइंट कंट्रोल वाली बात थोड़ी सी और एक्सप्लेन करनी है, बाकी सारा पढ़ लें। पेज 1 पूरा पढ़ लें। अच्छा, ये जॉइंट ऑपरेशन वाले कॉलम में अंदाजा हो गया होगा, इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट। इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज। इसी तरह दूसरे कॉलम में भी अ पार्टी टू अ जॉइंट वेंचर। अच्छा, मैंने स्पेशल व्हीकल बोला था ना, हाँ, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल भी एक चीज होती है, वो मेरे मुंह से स्पेशल व्हीकल निकल रहा था। सेपरेट व्हीकल एसआईएस में जो नाम है, फाइनेंस में हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो भी यही चीज है जी। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है जी, लेकिन अगर स्पेशल व्हीकल नहीं है, सेपरेट व्हीकल, तो वो जॉइंट वेंचर हो ही नहीं सकता। दोबारा सुने, सेपरेट व्हीकल अगर नहीं है तो वो तो है ही जॉइंट ऑपरेशंस, लेकिन अगर सेपरेट व्हीकल है तो हो सकता है वो जॉइंट ऑपरेशंस हो सकता है जॉइंट वेंचर हो। ये सेपरेट व्हीकल को स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बोलते हैं। हाँ जी, पढ़ लिया तो आगे चलें जी। दोनों में प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट लॉस एग्रीड होगा। जो कंपनी का, अपनी कंपनी की बात की, जब सेपरेट लीगल क्या एग्रीड होगा? जब हम जॉइंट ऑपरेशन की बात करें, शेयर एग्रीड होगा, होंगे तो शेयर एग्रीड। जॉइंट ऑपरेशन में भी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में जी जी जी, है शेयर ही एग्रीड है, हिस्से एग्रीड। लेकिन अगर जॉइंट वेंचर है तो उसमें वो इक्विटी के हिस्से बांटते हैं, वो इक्विटी के हिस्से बांटते हैं बजाय इसके कि रेवेन्यू के हिस्से बांटे हैं। लेकिन अगर जॉइंट ऑपरेशन होता है तो फिर वो रेवेन्यू, एसेट्स, एक्सपेंसेस के हिस्से बांटते हैं। और इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए भी शेयर दोनों शामिल हैं। एग्री होगा। शेयर चार पार्टी नहीं, इसको मैं जॉइंट कंट्रोल का एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं और एक्सप्लेन करूं जॉइंट कंट्रोल को।
ज्वाइंट कंट्रोल के लिए शेयर होल्डिंग बराबर होना शर्त नहीं है। ज्वाइंट कंट्रोल के लिए शेयर होल्डिंग बराबर होना शर्त नहीं है। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब है कि जब भी कोई डिसीजन होगा, जिन पार्टीज का ज्वाइंट कंट्रोल है, चाहे वो 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, उनकी यूनानिमस मर्जी होगी तो डिसीजन होगा। यूनानिमस होना जरूरी है। यूनानिमस मतलब सब। दोबारा सुनने, अगर एक कंपनी के 4 शेयर होल्डर हैं, एक के पास 40% शेयर्स हैं, एक के पास 35% शेयर्स हैं, दोनों की शेयर होल्डिंग बराबर है? नहीं। लेकिन 40 और 35 75% हो गया, और बाकी छोटे मोटे शेयर होल्डर और भी हैं। जब भी कंपनी की कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 75% शेयर होल्डिंग जिस बात पे मान जाएंगे वो बात डिसाइड हो जाएगी। तो अब ये एक शेयर होल्डर जिसके पास 40% है और दूसरा जिसके पास 35% है, ये मिल के पूरी कंपनी चला सकते हैं ना, तो इन दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल है। तो ज्वाइंट कंट्रोल के लिए बराबर शेयर होल्डिंग होनी जरूरी नहीं है। ज्वाइंट कंट्रोल उन एंटिटीज के दरमियान है जिन दोनों का या तीनों का, जिनका भी, सबका इकट्ठे होना जरूरी है उस डिसीजन पे, वरना वो डिसीजन नहीं हो सकेगा। इसको यूनानिमस कहते हैं। जिन पार्टीज का इस तरह का यूनानिमस पोजीशन है वो ज्वाइंट कंट्रोल रखती हैं, और जरूरी नहीं है कि उस कंपनी के, उस सेटअप के जितने ओनर्स हैं सबका यूनानिमस कंट्रोल हो। नहीं, हो सकता है 4 हैं, उनमें से 2 का ज्वाइंट कंट्रोल है, हो सकता है 15 हो, उनमें से 3 का ज्वाइंट कंट्रोल है। तो या तो सारी पार्टीज का ज्वाइंट कंट्रोल होता है, या उनमें से एक ग्रुप का, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, एंटिटीज भी हो सकती हैं। ज्वाइंट कंट्रोल होना जरूरी है, और ज्वाइंट कंट्रोल के लिए शर्त इक्वल शेयर होल्डिंग नहीं है। ज्वाइंट कंट्रोल के लिए शर्त यह है कि अरेंजमेंट रखा ही ऐसे गया है कि दोनों की मर्जी होगी तो काम आगे बढ़ेगा, दोनों की मर्जी नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसको ज्वाइंट कंट्रोल कहते हैं। यह ज्वाइंट कंट्रोल वाले डब्बे में लिखा हुआ। हाँ जी, यहां तक ओके? अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग पे आते हैं कि करना क्या है। जी, पार्टनरशिप और जॉइंट ऑपरेशन नहीं हो गया। किस लिहाज से आप? उसमें भी कोई इक्विटी नहीं इन्वॉल्व है, इसमें भी नहीं है, और एग्री हो गया आपस में कि आप पार्टनरशिप और उसमें मौजूद इंडिविजुअल्स क्या आईएएस लगा रहे होते हैं? नहीं लगा रहे होते ना। तो ये वो अरेंजमेंट हैं जिनमें कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने आईएएस लगाने हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप कॉन्सेप्चुअली हाँ ज्वाइंट अरेंजमेंट है, लेकिन ये आईएएस उसके लिए नहीं है, क्योंकि आईएएस तो कंपनीज पे लगते हैं। तो वो अरेंजमेंट जिसमें कंपनीज इन्वॉल्व हैं, वो फिर ये आईएएस लगा रहे होते हैं। अच्छा, ज्वाइंट कंट्रोल की ना छोटी सी प्रैक्टिस के लिए, ये आईकैप की बुक में एक एग्जांपल है, मैंने वहां से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। असल में ये आईएएस की एग्जांपल है, आईकैप की बुक में उसको सिर्फ एक डब्बे में समेटा हुआ अच्छे तरीके से, वरना ये आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं जो कुछ पेजेस पे फैली हुई हैं। पढ़ लें, सेल्फ स्टडी है। ये मैंने समझा दी है बात आपको भी। ये जो पेज 2 पे आप देखिए, पेज 2 के ऊपर एक एग्जांपल है और उसी के नीचे उसका सोल्यूशन है। ये पढ़ लें। पेज 2 के ऊपर एग्जाम्पल और सॉल्यूशन 2 डब्बे बने हुए हैं, ये पढ़ लें। ये पॉइंट समझा दिए मैंने। थर्ड सिनारियो जो है, उसमें सर ये
बात कर रहा है कि ए बी भी कर सकता है, ए सी भी कर सकता है। तो कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो इनका होगा वो स्पेसिफाई करेगा जी कि ए बी या करेगा या ए सी करेगा, जॉइंट कंट्रोल इन दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी का। जी, अभी क्लैरिटी नहीं है इसलिए हम ये नहीं कह सकते। अगर ये ऐसे ही एम्बिग्विटी रही तो फिर इनमें से कोई पार्टीज को हम नहीं कह सकते कि इनका जॉइंट कंट्रोल है। देखें, अगर हम ये डिटरमाइन करते हैं ना कि ए और बी का जॉइंट कंट्रोल है, तो क्या पता बी साइड पे हो जाए लेकिन ए सी को साथ में लाके काम कर ले। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, हमने तय करना है ना कि किन पार्टीज का जॉइंट कंट्रोल है। एक बार ये तय हो गया तो फिर उन पार्टीज ने अपनी बुक्स में इसके मुताबिक अकाउंटिंग करनी है। ए बी को मिला के भी काम चला सकता है, ए सी को मिला के भी काम चला सकता है, लेकिन बी और सी आपस में मिलकर फायदा काम नहीं चला सकते। तो ए, अगर हम कहते हैं जी ए और बी जॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या पता बी साइड पे होके ए सी को मिला ले, तो फिर बी का जॉइंट कंट्रोल किधर गया। अगर हम ये कहते हैं कि ए बी और सी तीनों जॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं, तो सी के बगैर भी काम चल जाएगा, तो सी का जॉइंट कंट्रोल किधर गया। चूंकि एक पार्टी बीच में से स्किप हो सकती है ना, तो फिर इसका मतलब जॉइंट कंट्रोल नहीं है उसका। तो एग्रीमेंट में मजीद टर्म्स देखनी पड़ेंगी कि क्या एग्रीमेंट में यह तय है कि बी और ए का ही इकट्ठे होना जरूरी है, तो बस ठीक है, ए और बी जॉइंट कंट्रोल करते हैं। केस में ए का कंट्रोल है। नहीं, क्योंकि ये भी अगेन ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बाकी दोनों मिल जाएं तो ए के बराबर हो जाएंगे ना, तो फिर ए का कंट्रोल तो ना हुआ। अगर होते ना बी और सी 25-25 से भी कम और बहुत सारे लोग होते तो फिर ए का कंट्रोल बन सकता था, लेकिन अभी ए के मुकाबले में बी और सी खड़े हो सकते हैं, तो फिर ए का कंट्रोल किधर जाएगा। नहीं, वो तो ऊपर वाली बात आ गई ना। आपने शायद परसेंटेज होल्डिंग के हिसाब से पूछा था कि ए का 50% है, या आप 75 के साथ लिंक करके पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो फिर हमने फैसला कर लिया ना सारा कुछ कि 75% वोटिंग राइट्स होंगे तो फैसले होंगे, तो फिर ए का भी कंट्रोल नहीं है। जी। ज्यादा पार्टी नॉर्मली तो ये होती है 4-5 पार्टी से ज्यादा होती नहीं है। तो अगर है तो उनमें से कोई 2 या 3 या 4 पार्टी जॉइंट कंट्रोल कर सकती है। ये नहीं है कि अगर एक पार्टी एक जगह पे भी जॉइंट कंट्रोल है वो दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अभी तीसरी मिसाल ही होगी ना कि ए बी के साथ मिलके भी काम चला सकता है, सी को फारिग कर दे, या ए सी के साथ मिल जाए बी को फारिग कर दे, तो फिर ए और बी का जॉइंट कंट्रोल नहीं है फिर, क्योंकि बी स्किप हो सकता है। जॉइंट कंट्रोल ही तब होगा जब वो पार्टीज जिनका जॉइंट कंट्रोल है वो स्किप ना हो सकती हैं, यूनानिमस उनका फैसला होना जरूरी है, तो जॉइंट कंट्रोल है। और जो पार्टीज जॉइंट कंट्रोल साबित हो गई वो या तो जॉइंट वेंचरर हैं या जॉइंट ऑपरेटर हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में ये अकाउंटिंग फॉलो करनी है। यहां तक कोई और सवाल जल्दी बताएं। नहीं, अब इनकी अकाउंटिंग क्या करनी है। पहले बात करते हैं जॉइंट ऑपरेशंस की। जॉइंट ऑपरेशंस में क्या होगा। जॉइंट ऑपरेशंस में यह होगा कि जैसे कंपनी ए है, उसने कंपनी बी के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, दोनों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अगर तो इन दोनों ने मिलके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो फिर तो कोई गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं बनता ना। गुडविल तो तब राइज होती है ना जब किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी में कुछ अरसे के बाद कोई ओनर बनता है, तब गुडविल का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। तो अगर तो इन दोनों ने ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो इन्होंने अपनी अपनी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट की होगी कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है। जिस तरह से हम सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर देते हैं पेरेंट के साथ, तो पेरेंट की बैलेंस शीट में से कुछ गायब होता है तो कंसोलिडेशन होती है ना। क्या गायब होता है? इन्वेस्टमेंट। पेरेंट ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसके बदले सब्सिडरी कंसोलिडेट हो जाती है। और पेरेंट ने अगर 70% इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन कंसोलिडेट हम सारी की सारी सब्सिडी कर रहे होते हैं, तो बैलेंस शीट टैली कैसे होती है? एनसीआई डल के। यहां पर भी कुछ उससे मिलता जुलता काम होगा। क्या होगा अगर इसने 60% और इसने 40% शेयर एग्री किया है, तो अगर इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में 1000 मिलियन लगे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसने 600 मिलियन रुपया लगाया होगा, इसने 400 मिलियन लगाया होगा, तो इसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट 600 मिलियन से आ रही होगी ना।
अब वो 600 मिलियन इन्वेस्ट करके ये इसके हर चीज के 60% का मालिक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अभी आसानी के लिए कह रहा हूं। फिर सुन ले, मैं जॉइंट ऑपरेशंस बता रहा हूं पहले, जॉइंट वेंचर नहीं, मैं जॉइंट ऑपरेशंस बता रहा हूं पहले। अगर इन दोनों ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशंस क्रिएट किया है, और इन्होंने मिलके क्रिएट किया है, इसलिए अभी फिलहाल गुडविल नहीं है, तो इसने अपने अपने हिस्से की इन्वेस्टमेंट की होगी। अगर 1000 रुपए से 1000 मिलियन से प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है, तो इसने 600 लगाया होगा, इसने 400 लगाया होगा। इसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट डेबिट 600, कैश क्रेडिट 600, इसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट डेबिट 400, कैश क्रेडिट 400 आया होगा। जिस तरह पेरेंट अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म करके सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर लेता है, और अगर 100% इन्वेस्टमेंट ना हो तो साथ एनसीआई खड़ी कर लेता है, कुछ वैसे ही क्या करेंगे, दोनों अपनी अपनी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट खत्म कर देंगे और इसके एसेट्स और लायबिलिटीज का अपना रेलेवेंट पोर्शन कंसोलिडेट कर लेंगे। दोबारा सुने, इस 1000 मिलियन से और आसानी रखते हैं, इस 1000 मिलियन से 1200 मिलियन के एसेट्स जनरेट हुए हैं और 200 मिलियन की लायबिलिटीज हैं। 1200 मिलियन के एसेट्स आए हैं, 200 मिलियन की लायबिलिटीज हैं। तो उन 1200 मिलियन के 60% को ये अपना एसेट में ऐड कर लेगा, उन 1200 मिलियन के 40% को ये अपने एसेट्स में ऐड कर लेगा, उन 200 मिलियन की लायबिलिटीज के 60% को ये अपनी लायबिलिटीज में ऐड कर लेगा, और उन 200 मिलियन लायबिलिटीज के 40% को ये अपनी लायबिलिटीज में ऐड कर लेगा। 1200 का 60% क्या बना? 720, और 200 का 120। 720 के एसेट्स साथ कंसोलिडेट हो गए, एसेट्स डेबिट 720, लायबिलिटीज 120 की क्रेडिट हो गई। क्या डिफरेंस रह गया? 600 का ना। तो वो कैसे करेगा? अपनी बुक से इन्वेस्टमेंट निकालेगा। कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी इसकी बुक्स में? 600, वो खत्म हो गई। उसके बदले क्या हुआ? एसेट्स साथ शामिल हो गए और लायबिलिटीज साथ शामिल हो गई, और यही काम ये भी कर रहा होगा। तो ये दोनों ऑपरेटर्स अपनी अपनी बुक्स में इस इस जॉइंट ऑपरेशंस के एसेट्स और लायबिलिटीज में जो इनका हिस्सा है वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ कंसोलिडेट कर लेंगे, और ये अपनी बैलेंस शीट में ये काम कर रहा होगा। ग्रुप बैलेंस शीट में होना जरूरी नहीं है। दोबारा सुने, कंपनी ए जरूरी नहीं है कोई पेरेंट हो जिसने कोई सब्सिडरी भी कंसोलिडेट करनी हो, फिर वो ये काम साथ करेगा। ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हो रहा होगा काम, ये जाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? अपनी बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट, यानी बुक्स में से एलिमिनेट कर देंगे, और उसकी जगह इस जॉइंट ऑपरेशंस में इसके एसेट्स और लायबिलिटीज में जो इसका हिस्सा बनता है वो अपने एसेट्स लायबिलिटीज के साथ मिला लेगा, और इसी तरह का काम इनकम स्टेटमेंट में भी करेगा कि जो इस जॉइंट ऑपरेशंस की इनकम्स और एक्सपेंसेस में इनका हिस्सा बनता है उतना हिस्सा वो अपनी इनकम्स और एक्सपेंसेस के साथ कंसोलिडेट कर लेंगे, और यही काम ये भी करेगा। ओके, ये जॉइंट ऑपरेशंस की अकाउंटिंग है। जी देखें, हो सकता है सब्सिडरी कोई ना हो, कंपनी ए बस एक इंडिविजुअल कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडरी नहीं है, फिर भी ये अकाउंटिंग IFRS 11 वाली कर रहा होगा। हां, इसकी एक सब्सिडरी भी है तो चलो ठीक है, ग्रुप के अंदर भी ये काम हो रहा होगा। अगर सब्सिडरी भी है, होती रहे, कंपनी ए अपनी सब्सिडरी को कंसोलिडेट करके ग्रुप अकाउंट्स भी बना रहा होगा, लेकिन ये काम भी हो रहा होगा। ये करके हम जो हमारे पास फाइनल आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद भी हम उसको सेपरेट कर, चलो ऐसे कह लें, करना तो इकट्ठा ही है ना, यानी P प्लस S प्लस 60% ऑफ इसके। अब उसमें आप P प्लस 60% ऑफ इसके बाद में प्लस S कर लें, या P प्लस पहले S कर लें बाद में 60% कर लें, करना तो तीनों को ऐड ही है ना। तो ये जॉइंट ऑपरेशंस की अकाउंटिंग है। यहां तक भी ओके? सर, हम प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट शेयर नहीं ले सकते डायरेक्ट? क्या? इसका प्रॉफिट जो है नहीं, इनकम एक्सपेंसेस का शेयर होगा ना, प्रॉफिट का शेयर कैसे होगा? बताने का फायदा क्या? यानी उन्होंने ये भी एग्री किया कि सेल्स में
इतना हाँ। आपका होगा इतना, लेकिन एक्सपेंस ज्यादा भी करवा सकते हैं। प्रॉफिट के शेयर बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस के जो शेयर बांट लिए वो डिफरेंट रेशियो में भी डिफरेंट रेशो हो सकती है। हो सकता है एक का एक्सपीरियंस ज्यादा हो, वो कहे रेवेन्यू का ज्यादा हिस्सा मेरा होगा, जिस तरह पार्टनरशिप में भी तो हो सकता है ना। तो ये दोनों ही जरूरी नहीं है कि बराबर इनकम्स बराबर एक्सपेंसेस शेयर करें, फर्क हो सकते हैं। तो जो इनके अपने अपने एक्सपेंसेस और इनकम बने होंगे उसके मुताबिक हर एक का अपना अपना प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट की रेशो बांटने की तो जरूरत ही नहीं है जब इनकम्स और एक्सपेंसेस की रेशो बांट ली। लेकिन अगर वैसे इक्वल तो नहीं आएंगे सवाल में, लेकिन अगर रेशो इक्वल हो सेल यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की, इनकम और एक्सपेंसेस, तो फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट की भी रेशो वही बन रही होगी। तो फिर हम डायरेक्ट प्रॉफिट से नहीं, देखें, अगर आपको एसओसीआई बनाने को कहा है तो फिर तो एसओसीआई बनानी है ना, प्रॉफिट थोड़ी ऐड करके दिखाना है। फिर तो पूरी एसओसीआई बनानी है, इनकम्स में इनकम्स ऐड करनी है, एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। रेशियो सेम भी हो तब भी हमसे ये नहीं कहा जाएगा कैलकुलेट प्रॉफिट, आपसे कहा जाएगा एसओसीआई बनाएं और उसमें आईएफआरएस 11 में जॉइंट अरेंजमेंट को फिट करें। तो उसमें इनकम को इनकम में और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में ही ऐड करेंगे ना, सिर्फ एंड पे प्रॉफिट थोड़ी ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, यहां से चले आगे। ये पेज 2 के एंड पे ये सारी कहानी लिखी हुई है, इसको एक दफा पढ़ लें। एक पॉइंट आपको यकीनन समझ नहीं आएगा, वो तो बता ही दूंगा, उसके अलावा भी कोई हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। पेज 2 के एंड पे यही सारी कहानी जो मैंने सुनाई है वो यहां लिखी हुई है। अच्छा, इसकी समरी सुन लें। इट्स एसेट्स इंक्लूडिंग इट्स शेयर्स ऑफ एनी एसेट्स हेल्ड जॉइंटली। इसका मतलब ये है कि ये जो जॉइंट ऑपरेशंस बनाए हैं ये एक सेपरेट बिल्डिंग तो ले ली है, उसके अलावा भी इन दोनों के अपने अपने ऑफिसेस के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया जो उनको डील कर रहा है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि राइज और पैक ने मिलके एक कैंपस नया खरीदा जहां उन्होंने एमकॉम शुरू किया। अब इस कैंपस के एसेट्स तो नए हैं और उन एसेट्स में इन दोनों का हिस्सा है। ये वो कॉमे के बाद वाली बात होगी, इंक्लूडिंग। पेज 2 पॉइंट नंबर 1 कॉमे के बाद। और हो सकता है इन दोनों के एग्जिस्टिंग ऑफिसेस के अंदर भी एक सेक्शन, एक एडमिशन ऑफिस टाइप यहां भी बनाया हो। यानी इस कैंपस में भी तो स्टूडेंट्स आते होंगे ना, तो वहां पर भी कोई एमकॉम के एडमिशन के लिए लोग आ सकते हैं। तो इसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया जो इस कैंपस के एडमिशंस को डील कर रहा था। तो इस बिल्डिंग के अंदर जो फर्नीचर वगैरह है वो तो इसका अपना ही है। तो इट्स एसेट्स इंक्लूडिंग वो एसेट्स जो जॉइंटली हेल्ड है। सेम कॉन्सेप्ट लायबिलिटीज के लिए भी है, सेम आगे पॉइंट ई एक्सपेंसेस के लिए भी है। हो सकता है इन दोनों ने अपने अपने जिम्मे कुछ एक्सपेंसेस लिए हों, ये कहे कि मार्केटिंग मेरे जिम्मे, तो वो ये खुद ही मार्केटिंग हैंडल कर रहा होगा, और कुछ यहां पर कॉमन स्टाफ होगा जिसकी सैलरीज वो दोनों शेयर कर रहे होंगे। तो ये लास्ट पॉइंट है, इट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इट्स शेयर्स ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। अच्छा, अब ये सी और डी क्या है? क्या है सी और डी? एक में सेल पहले लगा दिया, एक में बाद में लगा दिया। क्या फर्क है सी और डी में? उनको पढ़ भी रहे हैं कि मुंह झुका के बैठे हैं। क्या है सी और डी में? ये मैंने बताना था जी। है शेयर्स नहीं? हाँ जी। सर वो प्रोजेक्ट बनाया एमकॉम के बाद जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें से जो रेवेन्यू आएगा उसका जो शेयर होगा, अच्छा, उसका जो होगा वो हाँ हाँ। अच्छा, चलिए मैं आपको फर्क बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मिसाल लेते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने जो मैंने ये इसकी बात कर रहा हूं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, जो मैन्युफैक्चर होना है इसी ने बेचना है, तो वो है सेल ऑफ आउटपुट ऑफ ऑपरेशंस और उन सेल्स में दोनों का हिस्सा। ये पॉइंट डी है।
ये मैंने पॉइंट डी बताया है, दोबारा सुने। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इसने प्रोडक्शन करनी है, इसी की अपनी सेल्स टीम है, वही उस प्रोडक्शन को बेचेगा, आउटपुट प्रोडक्शन, ये उस आउटपुट को बेचेगा। इस ऑपरेशंस की हो गई वो सेल्स, उन सेल्स का 60% ये इनकम स्टेटमेंट में दिखा के खुश होगा, 40% ये दिखा के खुश होगा। ये पॉइंट डी लिखा हुआ है, ये पॉइंट डी लिखा हुआ है। सी में ये लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्शन करेगा और इन्होंने तय किया होगा कि इसकी सेल्स कोई टीम नहीं बनाई हमने, इस प्रोडक्शन में से 60% यूनिट्स हम ले जाएंगे, 40% यूनिट्स ये ले जाएंगे, वो उनको बेचेंगे, ये इनको बेचेंगे। फर्क, इसकी कोई सेल्स टीम नहीं है, ये प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट, उस आउटपुट का 60% ये अपने स्टोर में ले जाएगा, उस आउटपुट का 40% ये अपने स्टोर में ले जाएगा। तो उस आउटपुट का स्टोर में ले जाना तो सेल्स नहीं है ना, सेल्स कब है? जब वो आगे बेचेगा। ये सी में लिखा हुआ है। नहीं, देखें, आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जो 1000 मिलियन, मैंने कहा ना 1000 मिलियन लगा के एक प्रोजेक्ट खड़ा किया, इस 1000 मिलियन के शुरू में एसेट्स खरीदने थे, वो जो एसेट्स खरीदने थे उनमें से 900 मिलियन के यहां इस कैंपस में रखे, 100 मिलियन के यहां रखे। तो इसने कहा 100 मिलियन के तो यहां रखना ही है, तो मैं खुद ही खरीद के लाके यहां रख लेता हूं। है वो इसकी एसेट्स, लेकिन वो कॉमन एसेट्स नहीं है, वो इसने अपने ऑफिस में ही रखने के लिए खरीदे। पॉइंट एबीसीडी। चले आगे। इसका मैं एक पास्ट पेपर का सवाल कराता हूं बोर्ड पे, लेकिन उससे पहले आप ये आईकैप की बुक की ना एक एग्जांपल मैंने कॉपी की है, अच्छी मुनासिब सी मिसाल थी, मैंने डाल दी यहां पर। इसकी वर्किंग्स आपको शायद समझ ना आए जो पेज 4 पे हैं, लेकिन पेज 3 तक आपको पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। तो पेज 3 के टॉप पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये एग्जांपल पढ़िए, और उसी के नीचे इसका सोल्यूशन एक टेबल में बना हुआ है। पेज 3 की हद तक इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। पेज 4 के टॉप पे जो वर्किंग है वो शायद समझ ना आए, वो फिर मैं बोर्ड पे समझा देता हूं। तो पेज 3 पूरा पढ़ लें। पेज 3 पे जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ बात समझ आ गई हो। 20 मिलियन के एसेट्स खरीदे हैं और दोनों ने वो लोन लेके 50-50 करके तो वो एसेट्स खरीदे हैं, तो दोनों के पास अपने अपने हिस्से के एसेट्स भी आ गए और अपने अपने हिस्से की लायबिलिटीज आ गई। ओके, अच्छा, अब इस ऑपरेशन से जो दोनों ने इनकम्स और एक्सपेंसेस करने हैं उनकी रेशियो एग्री की हुई है, और वो फर्क है, रेवेन्यू का और है, एक्सपेंसेस का और है। तो अब ये जो उसके बाद बैलेंस शीट के बाद जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है उसकी हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन ये उसी की चीजें लिखी हुई हैं, शेयर ऑफ रेवेन्यू, शेयर ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये सारी वो इनकम एक्सपेंसेस वाली चीजें आ गई। 9 लाख रेवेन्यू बताया हुआ है, उसको आधा आधा बांट लिया, और 2 ही एक्सपेंसेस हैं और उनकी रेशो बताई हुई है, तो वो दोनों एक्सपेंसेस रेशो में बांट लिए। पेज 3 जी जी, इसका मतलब है कि कस्टमर्स का राब्ता सिर्फ वाई से है। ये लिखा हुआ है ना ऊपर एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि कस्टमर्स को जो इनवॉइस करेगा वो वाई करेगा। वो पेज 4 के शुरू में बताता हूं आके। 9 लाख मिले वाई को हैं क्योंकि कस्टमर से राब्ता वाई का था, लेकिन है तो वो ऑपरेशंस का रेवेन्यू, और वो 60-40 बांटना है, 50-50 बांटना है। तो पेज 3 के एंड तक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तोड़ी हुई है। ओके, अच्छा, पेज 4 समझ लें क्या किया हुआ है। पेज 4 के टॉप पे जो हुआ हुआ है ना, वो दोनों का लॉस निकाला हुआ है। वही इनकम एक्सपेंसेस दोबारा लिखे पेज 4 के टॉप पे, वही इनकम एक्सपेंसेस दोबारा लिखे और उनका नेट किया, तो दोनों पार्टीज का नेट लॉस आ गया है। एक का लॉस बनता है 7,80,000 और दूसरे का लॉस बनता है 1,020। अच्छा, अब चूंकि कैश फ्लो दोनों के डिफरेंट थे, कैसे? कस्टमर से सारा पैसा वाई को आया था, इंटरेस्ट सारा एक्स ने दिया था, मेंटेनेंस सारी वाई ने दी थी, तो दोनों की जेब से कैश इनफ्लो आउटफ्लो
दोनों के प्रॉफिट लॉस के हिस्से से फर्क है। एक्स की बात करते हैं, एक्स को लॉस का हिस्सा कितना आया है 7। तो अगर सारे एक्सपेंसेस कैश हैं तो इसकी जेब से 780 कैश जाना चाहिए ना, लेकिन इसकी जेब से कैश कितना गया है, सिर्फ वही जो उसने इंटरेस्ट का दिया है। तो इसका कैश आउट हुआ है इंटरेस्ट का कितना 15 लाख। तो इसके पास से कैश गया इतना हुआ है, जबकि इसको नुकसान सिर्फ इतना पड़ना चाहिए। तो उसके पास से फालतू पैसे चले गए। वो फालतू पैसे कौन देगा उसको, वाई। तो इसने वाई से रिसीव करना है, इसको पॉजिटिव कर ले या उसको पॉजिटिव कर लें, वाई से रिसीव करना है इसने 720। वाई की तरफ आते हैं। वाई का लॉस का हिस्सा कितना बनता है 1020, जबकि इसका कैश फ्लो देखें तो इसको रेवेन्यू वाला कैश मिला हुआ है और आउट कौन सा हुआ होगा, मेंटेनेंस वाला 12 लाख शायद। तो इसकी जेब से नेट 3 लाख गया हुआ है। इसके हिस्से में जो लॉस आ रहा है वो 1020 है। लॉस मतलब जेब से पैसे निकले हुए चाहिए थे ना, जबकि इसकी जेब से फिजिकली पैसे कितने निकले हुए, तो कम पैसे निकले हुए ना। कितने कम, वो इसने और देने हैं फिर किसको, ये वही वाला रिसीवेबल है। तो इसका नेट रिजल्ट ये बना कि एक्स ने वाई से 720 लेने हैं। तो वाई की बुक्स में ये लायबिलिटी आ रही होगी, लायबिलिटी, और एक्स की बुक्स में एक एसेट आ रहा होगा। तो जॉइंट ऑपरेशंस में दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, अपने अपने एग्रीड रेशो के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज को अपनी बुक्स में शामिल कर रहे होंगे और अपने अपने एग्रीड रेशो में इनकम्स और एक्सपेंसेस को बुक्स में शामिल कर रहे होंगे। और उन सब शामिल करते करते हो सकता है कैश ऊपर नीचे हो जाए, तो वो एक दूसरे के नाम का रिसीवेबल पेएबल आ जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। ये मैंने मिसाल दी थी अगर इन दोनों ने ये खुद नया प्रोजेक्ट बनाया है। अब आते हैं, अगर दो लोग पहले से इस प्रोजेक्ट में थे, एक तीसरा अब आके शामिल हुआ है, तो वो जो तीसरा अब आके शामिल हो रहा है और वो भी जॉइंट कंट्रोल, तभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फिर हो सकता है ना वो कुछ गुडविल के लिए भी पे कर रहा हो। यानी अगर कोई इन दोनों में से एक या कोई नया एक्स्ट्रा, अच्छा इन दोनों में से एक क्या बोला मैंने, हो सकता है कुछ साल गुजरने के बाद ए बी से कुछ परसेंटेज, कुछ पोर्शन और खरीद ले। यानी ये अभी 60% का मालिक है ना, हो सकता है ये 80% का मालिक बन जाए और ये 20 पे चला जाए। तो ये इससे कुछ और हिस्सा खरीद ले या फिर कोई नया पार्टनर साथ शामिल हो जाए, तो वो इन्हीं दोनों के हिस्सों में से कुछ खरीद रहा होगा। तो अब जो हिस्सा खरीदने वाला होगा, हो सकता है उसको कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हो। तो ये ज्यादा पैसे किस बात के होंगे, तो अब ये बिल्कुल वही वाली चीजें हो गई जो कंसोलिडेशन में सीखी थी। बिल्कुल उसी तरह से कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल, कंसोलिडेशन पड़ी है अगर, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल, हो सकता है इस ऑपरेशंस ने अपनी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में नहीं रखी हुई थी, लेकिन जो खरीदने वाला है वो उसको अपनी बुक्स में लाएगा। खरीदने वाला गुडविल दे रहा है, ऑपरेशंस की बुक्स में गुडविल नहीं आ रही होगी, लेकिन वो गुडविल लिखेगा। तो यहां पर अगर कोई अब खरीदता है और उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे देता है, तो फिर सारी वही वाली चीजें लगनी शुरू हो जाएंगी जो कंसोलिडेशन में सीखी थी। पेज 4 के एंड पे देखें, एंड पे तो खैर नहीं, इस एग्जाम्पल के नीचे जॉइंट वेंचर से ऊपर ऊपर जो सब लिखा हुआ वो पढ़ लें। जॉइंट वेंचर की हेडिंग से ऊपर ऊपर सब पढ़ लें।
जी डन। चले लास्ट चीज, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है? जब एक सेपरेट एंटिटी बनी है और उसकी इक्विटी के दोनों हिस्सेदार हैं। जॉइंट ऑपरेशंस क्या थे? हो सकता है सेपरेट एंटिटी बनी हो सकता है ना बनी हो, और उसके एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस के हिस्सेदार थे। लेकिन जॉइंट वेंचर वो है जो सेपरेट एंटिटी बनी है और उसकी इक्विटी के हिस्सेदार दोनों पार्टीज हैं। तो जॉइंट वेंचर में इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना। देखें, जॉइंट वेंचर भी एक प्रोजेक्ट है और वो एक सेपरेट एंटिटी बना है, और इन दोनों ने उस सेपरेट एंटिटी में किस में इन्वेस्टमेंट की है? फर्नीचर में, बिल्डिंग में, उनके शेयर्स में, उनकी इक्विटी में। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आ गई ना। तो ये बिल्कुल वैसे अकाउंट फॉर होगा जैसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट फॉर होता है, यानी इक्विटी मेथड से। तो सवाल करने के एतबार से चाहे जॉइंट वेंचर का सवाल हो चाहे एसोसिएट का सवाल हो, एक ही तरह सॉल्व होगा। तो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग बिल्कुल एसोसिएट की तरह होगी, और IAS 28 की हेडिंग यही है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। तो जॉइंट वेंचर में बिल्कुल अकाउंटिंग वैसी होगी जैसे लास्ट वीक एसोसिएट में मैं सिखा चुका। तो ये जो आखिर में 3-4 लाइनें लिखी हैं ये भी इखलाकन पढ़ लें, फिर इसका एक सवाल करते हैं। ये जो एडिशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है ऊपर वाली में, जी जी, उसमें अगर कंपनी भी है उसका शेयर वो बढ़ाना चाहता है अपना शेयर, तो ए कम करेगा। हाँ जी, तो वो कह रहा है कि रीमेजर नहीं करेगा जो पिछला शेयर था, सिर्फ जितना यानी गुडविल निकालते हुए पुराने वाले की रीमेजरमेंट नहीं करनी। ठीक है, जितना बढ़ाया अगर 10% बढ़ा, आपको ना मैंने कॉम्प्लेक्स ग्रुप में भी जो आज पढ़ाना है और स्टेप एक्विजिशन में भी, उसमें हम ये चीज देखेंगे कि पहले भी कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे और कल और खरीदेंगे। तो जब कल और खरीदेंगे ना तो पिछले वाले को भी अपडेट करेंगे। इसमें ऐसा नहीं करना। सिर्फ वो 10% पे हमने गुडविल कैलकुलेट जी जी जी, सारी चीजें 10%। हाँ जी डन जी। अगर कंपनी एक ही प्रोजेक्ट के साथ कोई आपस में ट्रांजैक्शन हाँ हाँ, ये बाकी लोग भी देखें, मैंने उस पॉइंट में लिखा भी हुआ है। जब हम इस जॉइंट ऑपरेशंस की बात करें ना, कि जॉइंट वेंचर की बात करें, जॉइंट ऑपरेशंस में से हमने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन किया है। आलो के वर्ड अब नहीं होता, ये पहले होता था प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। ये वर्ड अब नहीं है, लेकिन पहले पुराना IAS 31 होता था, ये उसमें वर्ड था प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। तो टेक्निकली हमने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन ही किया ना। देखें, इसके साथ हमने इसके एसेट्स का 60% ऐड कर दिया ना, तो कंसोलिडेट ही किया है। तो अगर इसके डेटर्स और उसके क्रेडिटर्स आपस में इंटर कंपनी हो तो एलिमिनेशन करनी है ना, लेकिन पूरी एलिमिनेशन नहीं करनी, 60%। ये बात दोबारा सुने। इसने अगर इसके साथ कोई गुड्स खरीदी बेची है तो इसके क्रेडिटर्स और इसके डेटर्स में वो बैलेंस आ रहा है, लेकिन क्या हम इसके पूरे डेटर्स यहां कंसोलिडेट कर रहे हैं? फिर सिर्फ 60% कर रहे हैं ना। तो जब हम कंसोलिडेट ही सिर्फ 60% कर रहे हैं तो इंटर कंपनी बैलेंस का भी 60% एलिमिनेट होगा। तो इसमें हम जो एलिमिनेशंस किया करेंगे वो सब वही होंगी, URP वगैरह सब वही होगा, लेकिन वो एलिमिनेशन सब्सिडरी में हम पूरी करते थे, यहां पर वो प्रोपोर्शनेट एलिमिनेशन हुआ करेंगे। मैंने ये बात लिखी है शायद नहीं? हाँ लिखा हुआ है, ऑल इंटर कंपनी एलिमिनेशंस आर मेड प्रोपोर्शनेटली। तो बिल्कुल करनी है एलिमिनेशंस और प्रोपोर्शनेटली करनी है। पढ़ लिया? डन। चले एक सवाल करा रहा हूं मैं और एक होमवर्क दे देता हूं। अच्छा, दिसंबर 16 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, दिसंबर 16 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें, लेक्चर पॉज करके पढ़ लें, और मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करने लगा हूं। तो आप लोग पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे सॉल्व। पॉज कर दें।
इसमें दो एसवीज हैं और दोनों के बारे में कह दिया कि एक जॉइंट वेंचर है और एक जॉइंट ऑपरेशंस है, और हमसे एएल की बुक्स मांगी हैं। अच्छा, ये जो कैमरे के उस पार आवाम है, ये सोल्यूशन आई कैप वाले में ना एक गलती है, वो मैं बता भी दूंगा क्या गलती है। इसके अलावा जो सोल्यूशन मैं खुद बोर्ड पे किया करूंगा वो तो बोर्ड पे होंगे ही, जो सोल्यूशन होमवर्क, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया करूंगा उनके भी साथ सोल्यूशन दिया करूंगा। चूंकि कंसोलिडेशन के फॉर्मेट्स में फर्क होता है, फॉर्मेट्स में, तो इसलिए मैंने सारी कंसोलिडेशन के सवाल अपने फॉर्मेट पे सॉल्व करके वो आपको देने हैं साथ साथ, और एंड पे मैं पूरी एक्सेल फाइल ही शेयर कर लूंगा आपसे। उस एक्सेल फाइल के अंदर मैंने एक कंट्रोल पेज ये भी बनाया हुआ है कि जून 8 से लेकर दिसंबर 19 एक एनालिसिस बनाया हुआ है कि उसमें कौन कौन से आईएस टेस्ट हुए, कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स टेस्ट हुई, कम्प्लेक्स ग्रुप पे सवाल आया कि डिस्पोजल पे सवाल आया कि एसोसिएट आया कि नहीं आया, तो वो मैं इस टॉपिक के एंड पे ना वो एक्सेल भी शेयर कर लूंगा। अभी बहरहाल जो बोर्ड पे कर रहा हूं वो नोट करें। इसमें एक है जॉइंट ऑपरेशंस, कौन सा, SV1, और SV2 है जॉइंट, मैंने पहले क्या बोला, हाँ, जो SV1 है वो जॉइंट ऑपरेशंस है, उसको हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेट करना है, और जो SV2 है उस पे वो एसोसिएट वाली अकाउंटिंग करनी है। क्या होती है एसोसिएट वाली अकाउंटिंग? इक्विटी मेथड में क्या करते हैं, उसके रिजर्व्स में और रिटेन अर्निंग्स पे हिस्सा लगा के अपने रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में ऐड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में वो फिगर्स ऐड करके बैलेंस शीट पे शो करते हैं, और अगर पॉजिटिव गुडविल है तो ठीक है, अगर नेगेटिव गुडविल है तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं। होता है कुछ कुछ बातें कर रहा हूं मैं, होता है, ऐसा होता है। तो एसोसिएट की जो अकाउंटिंग लास्ट वीक सिखाई थी वही SV2 पे लगेगी, और जो आज सिखाया है वो SV1 पे लगेगा। गुडविल कहीं नजर आ रही सवाल पढ़ के? नजर नहीं, मतलब कहीं लग रहा है कि गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्यों? उसने मजीद 60% शेयर्स खरीदे हैं। अच्छा, 50% उसके पास पहले ही है, 60% उसने और खरीद लिए, तो 110 हो गए। बी के 50 में से 60, यानी ए जो एक कंपनी है उसके पास पहले 50 थे, दूसरे के पास 50 थे, फिर इसने इसमें से इसका 60%, यानी टोटल का 30, तो इसके पास फिर 80 बन गए और दूसरे के पास 20 रह गए, तो इसके हिस्से में से 60% इसने खरीदा है। तो ये जो अब खरीद रहा है, देखें पहले तो चूंकि दोनों ने मिलकर सेटअप किया था तो शुरू में तो गुडविल होनी भी नहीं थी, क्योंकि मिलकर सेटअप किया था, और आप कैलकुलेट भी करके देख लें, आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहां पर चूंकि वो कुछ अरसे के बाद खरीद रहा है, बल्कि अभी इसी साल के शुरू में खरीदा है, तो इस 30% को खरीदने में गुडविल की कैलकुलेशन आएगी। तो वर्किंग से ही शुरू कर देते हैं। गुडविल, अच्छा मैं गुडविल की कैलकुलेशन किसके लिए करूं, 80% के लिए कि 30% के लिए? 30% के लिए। ये जो अब एडिशनल खरीदा है इसके ऊपर गुडविल की कैलकुलेशन होनी है। तो इस 30% एडिशनल के लिए क्या कंसिडरेशन पे की है? जी कितने पैसे दिए? 1। इस पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं शामिल? इस 140 में शामिल है कि नहीं? 140 में शामिल है, लिखा तो है कैपिटलाइज की हुई है। yes. 140 में नहीं है। हाँ, अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो एएल की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? 44, उसमें शामिल है 3, लेकिन 140 में नहीं है, क्योंकि 140 के साथ अलग से दिया हुआ है 3। $140 का एक्वायर किया। AL also incurred acquisition related cost amounting to ₹3 million। इसकी मैं एक और टैली भी करके देता हूं आपको। जो SV1 है जब ये बना होगा तो इसका कैपिटल कितना था?
400। ये वैसी टैली करके दे रहा हूं, जरूरत नहीं है, वैसी टैली करके दे रहा हूं। तो इसमें से एएल के पास कितना था? 50%। कितना? तो एएल ने वो जो शुरू में S1 में पैसा लगाया था 200 वो था, ठीक है। अच्छा, SV2 के अंदर, SV2 इसका कैपिटल कितना है? तो इसमें ए ने कितना लगाया होगा? 100 वो आ गया। और अब मजीद कितने दिए उसने? 140। तो ये तो 443 नहीं बनता ना, तो वो 3 अलहदा है, तो जाके 443 बना है। तो इस 143 के अंदर 3 शामिल, 140 के अंदर 3 नहीं है शामिल। अगर होता तो निकाल देते या ऐसे ही रहने देते? निकाल देते। तो ठीक है, 140 खालिस है। अच्छा, फिर बता रहा हूं, ये मैं गुडविल कैलकुलेट करने लगा हूं सिर्फ उस 30% पोर्शन के लिए। तो फिर मैं इसमें से जब माइनस करूंगा नेट एसेट्स, तो वो भी पूरे माइनस करूंगा 30%। तो एक्विजिशन यानी जिस दिन 1 जुलाई 15 पे, 1 जुलाई 15 जब इसके शेयर्स खरीदे हैं, तो SV1 का कैपिटल कितना है? 400। और भी कुछ है प्रीमियम वगैरह? कोई रिटेन अर्निंग्स है? हैं। 1 जुलाई 15 पे 55 थी नहीं, वो तो 30 जून 16 पे है। तो 1 जुलाई 15 तक कैसे पहुंचे? पैट दिया हुआ है, उसको ऐड बैक कर लो, माइनस कर लो। तो वो जो बैलेंस शीट में 55 लिखा हुआ है, इस 55 में से पैट माइनस कर दें। SV1 का पैट 25। तो 1 जुलाई 15 पे इसकी रिटेन अर्निंग्स 30 थी। अगर कोई डिविडेंड वगैरह भी होते तो वो ऐड कर देता। अच्छा, और कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टाइप? नहीं। तो ये बन गया 430, लेकिन यहां से 430 माइनस नहीं होना, इसका 30% माइनस होना। 30 वाली बात आई समझ? बी के 50% में से 60% खरीदा है, तो टोटल का तो 30 है ना वो, तो इस टोटल इक्विटी का 30% हमने खरीदा है। कितना बना? तो गुडविल निकल आई 11। तो इस एडिशनल इंटरेस्ट के खरीदने पे गुडविल आ गई। अदर रिजर्व नहीं है, रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग। यार समीर एक जहमत कर दें, सबको मार्कर जो है ना वो फारिग हैं? अभी तक तो काला वाला ही फारिग है। अच्छा चलें, कॉल ही कर दें। गुडविल ओके। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स में एक कॉलम पी का बनाते हैं, एक एस का और एक एसोसिएट का। तो इसमें एस तो नहीं है, तो एक कॉलम पी यानी एएल का आ गया, एक आ गया SV1 का, चूंकि इसको हमने प्रोपोर्शनेट तो शामिल करना ही है ना, और एक आ गया साथ SV2 का। इसके साथ वो सलूक होने लगा है जो लास्ट वीक एसोसिएट के साथ पढ़ा था। बल्कि एक मिनट, मैंने बाद में ये काम सिखाना है, अभी इसके बगैर भी चल सकता था, लेकिन आगे चल के सिखाना है आपको, तो अभी ही इसका ट्रेलर दिखा देता हूं। ये क्या किया मैंने? 30 नहीं, पहले 50 होता था, अब 80 होना है। तो कुछ अर्सा 50 लगना है, कुछ अर्सा 80 लगना है, इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया। इस सवाल में तोड़े बगैर आसानी से हो सकता था, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे जिन सवालों के अंदर सब्सिडी में परसेंटेज चेंज हो रही हुआ करेगी, तो उसमें फिर हम सब्सिडी के 2 कॉलम बनाया करेंगे। तो मैंने अभी से फिर आपको 2 कॉलम बना दिए। कितनी कितनी है रिटेन अर्निंग जो बैलेंस शीट में आ रही है?
1193, इसकी 55, इसकी 305। ये चूंकि बनाया ही हमने तो प्री कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करूं बताएं? इसको तोड़ना है, मैंने तोड़ा है। कब तोड़ूं? यानी तोड़ने से पहले वाले को मैंने ये कह दिया, तोड़ने के बाद ये हो गया। तो जब तोड़ा था तो उस वक्त रिटेन अर्निंग कितनी थी? 30। तो यहां उस पॉइंट तक रखना है, इसलिए यहां 30, और 30 के बाद यहां लाना है, तो 30 में यहां माइनस कर देता हूं। ये बात समझें जरा। आगे चल के हम ऐसा करेंगे जहां पर इसी वीक, मतलब आज नहीं, कल परसों वाली क्लासेस के अंदर, जिसपे हम सब्सिडरी के और शेयर्स खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे रिटेन अर्निंग के हम 2 कॉलम बनाया करेंगे। जब शेयर होल्डिंग कुछ और होती थी तो वो पुराना कॉलम, और जब शेयर होल्डिंग चेंज हो गई कुछ और हो गई तो नया कॉलम। तो ये वाली कौन सी अर्निंग हुआ करेगी? जो उस चेंज के वक्त थी। और चूंकि इसके बाद के ये कॉलम है तो उसको यहां माइनस करके, ताकि इसके बाद वाला आ जाए। ये बात ओके? कोई एडजस्टमेंट, कोई यूआरपी वगैरह, कोई डेप्रिसिएशन, कोई इंपेयरमेंट लॉस, कोई? बल्कि सवाल तरतीब से चला जाए तो अच्छी बात होती है। पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं, पॉइंट 1 कुछ नहीं, पॉइंट 2 में कुछ नजर आ रहा है? रिटेन अर्निंग की वर्किंग वाला नहीं, कुछ नहीं। 3 मिलियन, तो वो यहां से लेस होगा। पेरेंट में से लेस होता है ना। जी, पॉइंट 3 में बहुत कुछ है। क्या करूं उस बहुत कुछ में से? रिटेन अर्निंग में इस बहुत कुछ में से क्या क्या आना है? यूआरपी आने, और तरह तरह के यूआरपी आने। अच्छा, चूंकि जो SV2 है, और वो हमने बिल्कुल जैसे एसोसिएट पढ़ा है वैसे करना है, तो उसमें हम पूरा यूआरपी ट्रीट करते हैं या यूआरपी पे अपना शेयर लगा के करते हैं? शेयर लगा के करते हैं। और ये भी चूंकि साथ ज्वाइंट ऑपरेशन आ रहा है, तो यहां पर भी हमने एलिमिनेशंस शेयर लगा के करनी है ना। तो इसलिए मैं यूआरपी के बगैर इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि शेयर जो लगाने हैं, ये 25 आ गया, ये 30 है, ये 305 है, और इनके शेयर यहां ले लेते हैं। 25 पे कितने % लूं? ये क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं? ये S और A के कॉलम को हम यहां क्लोज करके उसका हिस्सा यहां लेते हैं ना। तो 25 पे कितने %? 80, और 30 पे 50। ये SV1 के 2 टुकड़े किए हैं। कितना कितना बन गया? 20, 24, 15। अच्छा, चूंकि यूआरपी सारे शेयर्स लगा के ही लिखने हैं, तो मैं वो इसी कॉलम के अंदर ही लिख लूंगा। वरना कंसोलिडेशन में हम क्या करते थे, अगर P सेलर होता था तो यूआरपी इस कॉलम में से माइनस, और अगर S सेलर होता था तो इस कॉलम में से माइनस। लेकिन चूंकि इसी तरह से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस, वो हम इन कॉलम्स में एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन जहां पर है ही सिर्फ यूआरपी और कुछ है ही नहीं, यूआरपी है सिर्फ, और यूआरपी भी हमने शेयर लगा के ही एडजस्ट करने हैं, तो मैंने उनको इन कॉलम्स में नहीं लिखा, क्यों की वजह बताता हूं। जब उस पर शेयर लगा के लिखना है तो फिर मैं वो इस कॉलम में ही यही चला लूंगा। वरना पहले हम क्या करते थे, अगर S सेलर होता था तो यहां से लेस करते थे,
लेकिन अब चूंकि यूआरपी पे शेयर लगा के लेना है। अच्छा, क्यों लगाना है शेयर, क्यों कह रहा हूं शेयर? क्योंकि SV2 इक्विटी मेथड से चलना है एसोसिएट की तरह, और SV1 में तो होना ही प्रोपोर्शन है। तो अब हमने यूआरपी को एडजस्ट भी प्रोपोर्शनेटली करना है। तो जब उसको परसेंटेज लगा के ही करना है तो मैं इस कॉलम के अंदर ही लेस कर लूंगा। तो ये शेयर मैंने ले लिया SV1 का, और SV2 का बन गया 305 पे क्या लगाऊं? 152.5। चलें अब यूआरपीज निकालते हैं। अच्छा, इन सब को मिला के इकट्ठे ही एक ही फिगर लिख दें या अलग अलग पता चलनी चाहिए? करनी तो रिटेन अर्निंग से ही माइनस है, तो इकट्ठे ही कर दें। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई होगा जो इन्वेंट्री से लेस करना होगा और कोई होगा जो इन्वेस्टमेंट से लेस करना होगा। नहीं, SV2 पे इक्विटी मेथड लगना है। अगर एसोसिएट सेलर होता था, एसोसिएट, तो उसका यूआरपी इन्वेंट्री से माइनस होता था, लेकिन अगर एसोसिएट बायर होता था तो फिर यूआरपी इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता था। तो एसोसिएट SV2 सेम ट्रीटमेंट होने लगा। तो इसलिए मैं सारे यूआरपी अलग अलग लिखने लगा हूं, क्योंकि कोई इन्वेंट्री में से लेस करना होगा और कोई इन्वेस्टमेंट में से लेस करना होगा, इसलिए मैं अलग अलग ही लिख रहा हूं। तो 4-5 हैं, 4 हैं शायद। पहला क्या है, कहां से 2, कहां AL2 SV1। कितनी है इन्वेंट्री में पड़ी हुई चीजें? और इस पे कितने % प्रॉफिट है? 10%। लेकिन हमने पूरा यूआरपी नहीं लिखना, हमने लिखना है शेयर। SV1 है ना, हमने सारी एडजस्टमेंट प्रोपोर्शनेटली करनी है। तो कितना प्रोपोर्शन है SV1 में? 80%। तो इनटू 7 80%। मार्कर का कहा है? अच्छा, फिर मैं भी ब्रेक देता हूं ना, फिर देख लेते हैं। करता हूं ब्रेक, करता हूं, रिटेन रनिंग करके करता हूं। दूसरा क्या है? AL2 SV2। इन्वेंट्री कितनी है? प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन चूंकि हमने इक्विटी मेथड लगाना है इसलिए हमें परसेंटेज शेयर होल्डिंग साथ लेनी पड़ेगी, 50%। अच्छा, जगह नहीं है, मैं इसी के नीचे चल रहा हूं और वो ये लिख रहा हूं। तीसरा क्या है? 2AL। कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है? ये स्टॉक की फिगर ही बतानी, सेल्स की तो नहीं बता दी, स्टॉक की है। तीसरा क्या है? 150। प्रॉफिट परसेंटेज 30%, लेकिन चूंकि ये SV1 की बात हो रही है तो 80%। और आखिरी कितने % प्रॉफिट? 15%। और चूंकि SV2 है
तो 7 इसका 50%, 2.85। अब इस AL वाले कॉलम का सारे का ग्रैंड टोटल कर दें। वन 1310.05। अच्छा, अब इसको ना पूरा लेक्चर 50 में करता हूं और अगला टॉपिक भी पढ़ाता हूं। कोई आखिरी बात याद हो किसी को? सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अगले पैगंबरों का जो कलाम लोगों को मिला उसमें यह भी है कि जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। जब हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। लेक्चर 50 में मिलते हैं।